ये सारी वो चीज़ें हैं जो आप अपनी आंखों से देख चुके हैं। तहरीक-ए-इंसाफ ने 180 सीटें जीती, मगर फॉर्म 47 के जरिए 17 सीटों वाली जमात को 110 सीटें देकर इस मुल्क में इस डाके की बदौलत हुकूमत पकड़ा दी गई। इसमें एक किरदार हम कभी भी नहीं भूल सकते हैं, और वो है काजी फायज ईसा का किरदार। और तारीख लिखेगी और वो हम कभी नहीं भूलेंगे। बल्ले का निशान छीना, आज जो हम समझते हैं कि अदलिया के निज़ाम की तबाहाली है, इसकी जड़ बेसिकली उस दिन रखी गई जिस दिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी से आपने बैट का निशान छीन लिया। ये बुनियाद थी, और जिसको आप देख रहे हैं कि आज वो सारे का सारा अदालती निज़ाम जो है वो बिल्कुल तबाहाल हो चुका है। अदलिया की तारीख में शायद ही ऐसा कोई चीफ जस्टिस आया हो जिसने इंसाफ के मनसब को इतनी ढटाई से एक मखसूस सियासी इंतकाम का आलाकार बनाया हो। अपनी अंदर की नफरत किसी सियासी जमात के खिलाफ ऐसे शो की हो। जस्टिस फायज ईसा ने जिस दिन हलफ उठाया था, उसी दिन उनकी अदालती गैर जानिबदारी जो थी वो दफन हो गई थी। उन्हें तो हलफ ही नहीं उठाना चाहिए था। उनका तर्ज अमल हर मौके पर यही साबित करता रहा कि वो जाती तौर पे इमरान खान के खिलाफ उस जाती नफरत, हसद और बुग़्ज़ से भरे बैठे हैं। और उस नफरत, बुग़्ज़ और हसद का जो इजहार है उन्होंने किया आपके सामने। इंसाफ के लिबास में छुपा तासुब जज के चेहरे से छलकता रहा, और सारे पाकिस्तान ने देखा, फैसले बोले, और वो बुग़्ज़ और हसद सबके सामने आ गया। निशान का छीनना अदालती तारीख का एक अलमनाक वाक़या था। चीफ जस्टिस की क़यादत में अदालत ने एक ऐसी जमात का इलेक्शन निशान छीन लिया जिसके कायद को अवाम ने मैंडेट दिया था, जिसकी पार्टी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी थी, जिसको लोग चाहते थे कि वो पाकिस्तान का हकीकी नुमाइंदा है, हकीकी कायद है, और वही पाकिस्तान की क़यादत करके पाकिस्तान को इन मसाइल से निकाल सकता है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पे फनी खामी को बुनियाद, टेक्निकल इश्यूज को बुनियाद बनाकर करोड़ों वोटों की बेतौकीरी की गई। ये वो भी सुन लें जो वोट को इज्जत दो और वोट को इज्जत दो के ड्रामे चलाते हैं और कहानियां सुनाते हैं। ये सिर्फ तहरीक इंसाफ पे हमला नहीं था, मैं दोबारा कहूंगा, ये डेमोक्रेसी के मुंह पे एक थप्पड़ था जो सारी दुनिया ने देखा। और इस सारे ड्रामे का हिदायतकार जो था वो कौन था? वो काजी फायज ईसा था, जिसने ये सारे का सारा जो है वो स्टेज किया, जिसकी बदौलत हमसे बैट का निशान छीना गया। झूठे मुकदमात, खामोशी, इमरान खान से तासुब, खामोशी, इद्दत का घटिया तरीन मुकदमा, खामोशी, सजाएं, साइफर जैसे मुकदमात, बैनुल अक़वामी साजिशें। काजी फायज ईसा ने कभी एक डिसेंटिंग नोट या कोई एक प्रिंसिपल नोट आज तक उसकी तरफ से लिखा नहीं आया। एक तरफ हमारा निशान छीना, दूसरी तरफ उम्मीदवारों की नाअहली, इंतखाबी अमल में बेदखली, दूसरी तरफ पीडीएम और इस्टेब्लिशमेंट के गठ जोड़ के जो नतायज हम इलेक्शन में देखते रहे, उसके ऊपर एक मुजरमाना खामोशी थी। हमारे जितने लोग अदालतों में जाते रहे, इस सारे प्रोसेस के थ्रू किसी को कोई इंसाफ नहीं मिला। हियरिंग्स नहीं हुई, डेट नहीं दी गई, और ये थ्रू आउट पाकिस्तान था, किसी एक सूबे में नहीं था। और कौम पूछती और पूछती रहेगी कि काजी तुम्हारा ज़मीर कहाँ था? इतने बड़े मनसब पे बैठ गए। मैंने जैसे पहले कहा, तुम्हारा तो बैठना ही तुम्हारी गैर जानिबदारी की को ख़त्म कर रहा था, मगर फिर भी कोई ज़मीर बाकी रह जाता है। मगर आपने बेज़मीरी की दास्तान लिखी है। बहरहाल काजी फायज ईसा के लिए तो हम इतना ही कहेंगे कि अदल नहीं, ये बदला लेने के फैसले थे, ये इंसाफ नहीं था, ये अंदर की हेट्रेड थी जिसको आपने अपने फैसलों के अंदर जो है वो तब्दील किया। बहरहाल जस्टिस मुनीर ने एक दफ़ा मार्शल्लाह को जो है वो लेजिटिमेट करके आइन का जनाजा निकाला था। फिर काजी फायज ईसा ने अवामी मैंडेट को गैर आइनी जो है मैनेजमेंट से मुस्मार करके कानून और जमहूरियत का जनाजा निकाला, और उसके असरात हम आज देख रहे हैं। अल्टीमेटली व्हेन इट गोज़ टू ये 26th अमेंडमेंट और ये सारे मामला, ये उसी दिन से, ये बुनियाद वही है जिस दिन बैट छीन लिया गया था।
बहरहाल हम आ जाते हैं, ये जो फैसला है ये कोई केस नहीं था, ये एक स्क्रिप्टेड ड्रामा था जहां जज सिर्फ मुकालमे पढ़ रहे थे। फैसले तो ऐसे लगता है जैसे पहले ही तैयार थे, और ये दुनिया कह रही है, ये सिर्फ मैं नहीं कहता, मीडिया ने लिखा है, इंटरनेशनल मीडिया ने लिखा है, आप सोशल मीडिया देख लें, आप वीलॉगर्स देख लें, आप सहाफ़ियों की गुफ्तगू सुन लें, सब कह रहे हैं कि ये एक स्क्रिप्टेड फैसला था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को ज़बरदस्ती आज़ाद उम्मीदवार बनने पर मजबूर किया जाता रहा, ये भी आपके सामने हुआ सारा तमाशा। इनसे पार्टी निशान छीना जाता रहा। तईद कुनगान वाली मैंने आपको बात बता दी है, तरबूज, जूता, दातरी, पता नहीं अजीबो गरीब किस्म के निशान दिए जाते रहे, मगर लोगों ने उन निशानों में भी पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनको ढूंढा, उनको कामयाब किया। यह अवाम का शऊर था। और हमारी सोशल मीडिया के जो वॉलंटियर्स हैं, बच्चे पूरी दुनिया में बैठे हुए पाकिस्तान समेत, ये उनका कमाल था कि उन्होंने किस तरीके से ये सब का निशान, उनके मैसेजेस, खान का उम्मीदवार था, वो लोगों तक पहुंचाया। मखसूस नशिस्तें आप दूसरों को कैसे दे सकते हैं भाई? मैंडेट तो इमरान खान का था, वोट तो इमरान खान का था, सीटें तो इमरान खान की थी। कौन से कानून और कुलिये के मुताबिक ये सीटें जो है वो आपने किसी और जो सीटें मिलनी ही हमारे वोट की बुनियाद पे हैं, वो आप कैसे लोगों में तकसीम कर सकते हैं? आज़ाद उम्मीदवारों को तहरीक इंसाफ का हिस्सा होने के बावजूद मखसूस नशस्तों से महरूम कर देना सिर्फ कानून शिकली ही नहीं है, बल्कि यह जमहूरियत का खुला कत्ल भी है। खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी सिर्फ एक नशिस्त जीती, मगर मखसूस नशिस्तें 2 जीती, एक, उसके बदले में मखसूस नशिस्तें 2। एक और जमात ने सिर्फ 5 सीटें जीती, मगर मखसूस नशिस्तें 10। आप ये मजाक देखें, ये आप तमाशा देखें, ये तकसीम नहीं, ये मजाक है। मतलब ये जब हम इसको यूनाइटेड नेशन में भी ले जाते हैं अगर, तो वहां मेरा तो ख्याल है कि लोग इसको संजीदगी से सुनने की बजाय पहले तो हंसेंगे बैठ के इस फैसले पे, उसके बाद हम पे हंसेंगे कि तुम लोगों ने कैसे ये इजाजत दी कि इतना बड़ा मजाक तुम्हारी जमहूरियत के साथ, तुम्हारे आईन और तुम्हारे कानून के साथ हो गया। उनकी ओरिजिनल सीट 1 है, मगर स्पेशल सीटें उनको 2 मिल रही हैं, जिनकी 5 है उनको 10 मिल रही हैं। ये तमाशा इस फैसले के तहत जो है वो हुआ है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सलमान अकरम राजा साहब, फैसल सदीकी और हामिद खान जैसे बेहतरीन लोगों ने अदालत में शानदार दलाइल दिए हैं, आपने देखे हैं, लोगों ने चलाए हैं, मीडिया ने। हर आईनी शिक, हर प्रेसिडेंस वो कोर्ट की गई है, हर दलील मेज पर रखी गई, मगर वो कहते हैं ना, शायद विंस्टन चर्चिल भी खुद उठकर वकील बन जाते और कायद आज़म भी जी उठते और आ जाते, तो ये फैसला जो था वो तब्दील नहीं करा सकते थे, इसलिए कि ये फैसला ऑलरेडी लिखा लिखाया था, तो उन्होंने क्या करना था। ये मजाक किया गया है हमारी जमहूरियत के साथ, मैं बार बार कह रहा हूँ, और इसके असरात जो हैं वो आपको नज़र आएंगे। मैं इसके साथ साथ इस पर हम 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पहले कर चुके हैं, हम इसके ऊपर हैमर करते रहेंगे, हम इसको छोड़ेंगे नहीं इस बात को। ये लोगों का वोट चोरी हुआ है, लोगों का मैंडेट चोरी हुआ है, सो विल कीप हैमरिंग इट। दूसरी जो बात मैं आज करना चाहता हूं वो इमरान खान साहब की आइसोलेशन के हवाले से है, उनकी मुलाकातों के हवाले से है। जो सऊबतें उनको बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं, मुल्क के अजीम तरीन लीडर को एक काल कोठरी में जो है वो बंद किया हुआ है। सवाल ये पैदा होता है कि उन पे सैकड़ों केसेस हैं, सैकड़ों वकला हैं जिन्होंने उनके साथ मुशावरत करनी है, और जो 6 वकला को मिलने की इजाज़त बाकायदा तौर पे कोर्ट की तरफ से है। हालांकि आपके अगर मतलब है 100-150 से ज़ायद अगर केसेस हों, तो आप समझते हैं कि सिर्फ 6 वकील जो हैं वो मुशावरत करेंगे और आपके तमाम के तमाम केसेस जो हैं वो उस पर कंसल्टेशन हो सकेगी, जो कि उस कैदी का हक है। नहीं मिलने देते, वकला से नहीं मिलने देते, फैमिली से नहीं मिलने देते, बच्चों से बात नहीं कराते हैं, उनकी बेगम साहिबा जो हैं वहीं जेल में हैं,
कानून के मुताबिक उनसे मुलाकात बनती है, कई कई हफ्ते जो है वो उनसे मुलाकात नहीं करवाते हैं। हमारे लोग जो हैं वो जो हाई कोर्ट ने तरीक़ेकार तय किया था उसके मुताबिक एक अप्रूव्ड लिस्ट जो है वो देते हैं, वो जेलर के पास पहुंच जाती है, वो अप्रूव हो जाती है। जब वो लोग वहां से जाके खड़े होते हैं डयाला पे तो आगे नाके लगे हुए हैं, वहां पे उनको रोक लिया जाता है। आपके केपी के दोस्त जाते हैं, पंजाब से लोग जाते हैं, लोग सिंध से ट्रैवल करके आते हैं खान साहब से मिलने के लिए, बस खड़े रहते हैं, उनको वहीं रोक लेते हैं 1-1.5 किलोमीटर दूर, धूप में खड़ा रखते हैं उनको। उनमें वज़रा होते हैं, मेंबर पार्लियामेंट होते हैं, मेंबर सूबाई असम्बली होते हैं, और अल्टीमेटली क्या होता है कि 4 बजे तक रोक के रखते हैं, और जब 4 बज जाते हैं तो उसके बाद वो कहते हैं जी अब टाइम ख़त्म हो गया मुलाकात का, अब आप वापस चले जाएं। इसके ऊपर दर्जन से जायद हमारे लोग जिनके पास कोर्ट ऑर्डर्स थे, वैसे तो एक फैसले में डिसाइड हो गया था कि खान साहब से मुलाकात का प्रोसीजर क्या है, मगर इसके बावजूद जब उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया जाता और कोर्ट ऑर्डर्स आते हैं, लोगों को लेने पड़ते हैं मजबूरन। वो जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन्वोक की गई तो उसमें भी जेल हुकाम जाके मिले, अदालत में पेश हुए, मगर उसके बावजूद वादे वईद करके जाते हैं और जब आगे जाते हैं तो फिर मुलाकात नहीं होने देती। ये हठधर्मी और बिल्कुल सीधी सादी ढिठाई और बदमाशी है। ये रियासत को गुलाम बनाने वाली बात है। मतलब एक आदमी जेल में मौजूद है और ये उससे इतने खौफजदा हो चुके हैं कि ये समझते हैं कि अगर हमारा कोई आदमी उनको मिल लेगा तो पता नहीं खान कोई ऐसा पैगाम दे देगा जिससे कल फिर लोग जो हैं केपी से, पंजाब से, सिंध से, जहाँ जहाँ से आ सकते हैं। मोस्टली मैंने केपी इसलिए कहा है क्योंकि ज़्यादा लोग केपी से ही मोबिलाइज होते हैं और वहाँ पे पहुँचते हैं, तो उनको ये खौफ होता है कि कहीं कोई ऐसा पैगाम ना चला जाए कि दोबारा मोबिलाइजेशन। ये हक की आवाज़ें हैं, ये आइन इनको इस बात का जो है वो इख्तियार देता है, ये उनका राइट है एहतजाज करना, इससे आप नहीं रोक सकते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि खान साहब से ये मुलाकातें बहाल की जाएं। ये जो रिएक्शन है ये बढ़ जाएगा, चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं और फिर आप बैठ के बाद में गिला करते हैं कि ये हमारे से आप पुरअमन नहीं है, आप इंतशारी हैं, आप एहतजाज करते हैं। बहरहाल हम तमाम आइनी और कानूनी फोरम्स जो है वो इस्तेमाल करते रहेंगे, हम अदालतों के दरवाजे खटखटाते रहेंगे, हम इस सिस्टम को एक्सपोज करते रहेंगे, हम दुनिया को बताएंगे, और दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर के साथ क्या हो रहा है। तीसरा इशू जो मैं आज आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि पंजाब में जो एक हम समझते हैं कि पंजाब में एक सान्या हुआ है, और ये कौमी नौइयत का सान्या है। जब बजट पास हो रहा था पंजाब में, तो पंजाब में हमारे अपोजिशन लीडर अहमद बचर साहब हैं, हमारे पार्लिमानी लीडर अली इम्तियाज़ वड़ाइद साहब हैं, हमारे 106 के लगभग MPs, उन्होंने भरपूर एहतजाज किया पंजाब के बजट के दौरान। चीफ मिनिस्टर जब तकरीर कर रही थी उस वक़्त, जब उनके फाइनेंस मिनिस्टर तकरीर कर रहे थे उस वक़्त, और ये नॉर्म्स हैं, एहतजाज होते हैं जब आप अवाम दुश्मन, अवाम कुश, किसान दुश्मन बजट पंजाब में देंगे, आप ऐसे इकदामात करेंगे जिससे लोगों का लाइवलीहुड जो है वो ख़तरे में होगा, तो लोग एहतजाज करेंगे। और वो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एहतजाज कर रहे थे। आप ये देखें कि उस एहतजाज के नतीजे में क्या हुआ, अनप्रेसिडेंटेड काम हुआ है, और वो ये हुआ कि 26 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया अगली 15 सिटिंग्स के लिए। अब यू कैन इमेजिन 15 सिटिंग्स का मतलब यह है कि कई महीने, एक सिटिंग महीने बाद होगी, हो सकता है फिर उस सिटिंग के बाद अगली सिटिंग 15 दिन के बाद हो, फिर अगली एक, तो अगर आप 15 सिटिंग्स देखें तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 6 महीने साल के बराबर बन जाता है। तो आप 26 मेंबराने सूबाई असम्बली को, जिन्हें लोगों ने लाखों वोट दे के सूबाई असम्बली में भेजा है, आप सिर्फ इसलिए उनको सस्पेंड कर रहे हैं 15 सिटिंग्स के लिए क्योंकि जो आपने नोटिफिकेशन निकाला है उसमें आपने आर्टिकल जो आपके जो लॉज हैं पंजाब के 223 को आपने रेफर किया है राउडी बिहेवियर, नॉइज थी जनाब,
अल्लाह के बंदो, जब एहतजाज होगा तो शोर उठेगा ना, तो यू शुड लर्न टू एक्सेप्ट कि एहतजाज क्या होता है। दुनिया की पार्लियामेंट्स में तो जूतियां चलती हैं, दुनिया की पार्लियामेंट्स में तो अगले डंडे मारते हैं इनको। ये जो इस किस्म की हुकूमतें आती हैं, आप देख लें इंडियन पार्लियामेंट के अंगलों ने, वो खवातीन ने जूते उठा उठा के जो है वो स्पीकर को जो मारे थे पकड़ के। पूरी दुनिया में आप अगर गूगल पे सर्च कर लें तो यू विल फाइंड पार्लियामेंट्स, तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये चीजें होती हैं। यहां तो कोई जूती नहीं चली, चलनी चाहिए थी वैसे, चली नहीं है, क्योंकि जो इनकी हालात है ये जूते खाने के ही काबिल है। मगर जूते नहीं मारे, सिविलाइज्ड लोग थे, उन्होंने सिर्फ नारे लगाए हैं, सस्पेंड हो गए। दूसरा काम जो पहले कभी नहीं हुआ आज तक, वो ये है कि इनमें से 10 लोगों को 20 लाख कुछ हजार रुपए जुर्माना कर दिया गया है। और वो जुर्माना इसलिए किया गया है जी कि असेंबली के कोई फर्नीचर को शायद को नुकसान पहुंचा है, तो इसलिए वो आपको जुर्माना कर दिया गया है। इससे ऊपर आप आगे जाके देखते हैं तो ये इतनी गिरा गुजरी है बात कि इलेक्शन कमीशन को रेफरेंसेस भेजे जा रहे हैं, इसलिए कि आपने बजट के दौरान आवाज उठाई है। किसके लिए? अवाम के हक के लिए। किस लिए? आपकी फस्तायत के खिलाफ। तो जी हम आपके खिलाफ रेफरेंस भेज रहे हैं। रेफरेंस किस बुनियाद पे? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। वो जब पार्लियामानी लीडर को इन्होंने कहा होगा कि जी इनको चुप कराएं, स्पीकर ने, तो उन्होंने कहा जी मेरी तो ये नहीं मानते। हमारे जो एमपीएज हैं, केपी की तरह बहुत से पंजाब में मेजॉरिटी हमारे यंगस्टर हैं जो एमपीएज हैं, तो पार्लियामानी लीडर ने कहा होगा जी मेरी नहीं मानते हैं, वो कर रहे हैं एहतजाज, उनका हक है। तो जो वो रेफरेंस लिख रहे हैं वो कहते हैं जी क्योंकि इन्होंने पार्लियामानी लीडर की बात नहीं मानी है, तो हम इस बुनियाद के ऊपर हम इलेक्शन कमीशन को भेज रहे हैं कि जी ये फलानी फलानी वायलेशन होगी। यार व्हाट अ जोक। एक तरफ स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद साहब जो है वो अपने आप को बड़ा प्रोग्रेसिव, बड़ा पढ़ा लिखा, बड़ा प्रो डेमोक्रेसी स्पीकर जाहिर करते हैं, और दूसरी तरफ सिर्फ अपने वजीर आला को खुश करने के लिए वो 26 मेंबरों को 15 दिनों के लिए सस्पेंड करते हैं, रेफरेंस भेजते हैं। और एक और आपको बात बताऊं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इन पार्टियों के दरमियान हुआ था जिसमें यह फैसला हुआ था कि ऑपोजिशन की जमातों को चेयरमैन बनाया जाएगा उनके नंबर के तनासुब से स्टैंडिंग कमेटीज का। तो हमारे उन 10 लोगों में से जिनको 20 लाख जुर्माना किया गया है, 4 के खिलाफ ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं विद इन दैट कमेटी, ताकि कमेटियां उनसे वापस ले ली जाए। ये आज ये स्पीकर ने और उनकी पार्टी, जो उनकी पार्लियामानी पार्टी है, उन्होंने कहा जी कि हम इनसे कमेटियां, तो मैं इनको बता देना चाहता हूं 4 कमेटियां, तुम 13 की 13 कमेटियां वापस ले लो, तुम सब पे जो है वो नो कॉन्फिडेंस कर दो। मगर अगर तुम ये समझते हो कि इससे इनकी आवाज दबाई जा सकती है और तुम्हें पंजाब में ये गुंडा करने की इजाजत देंगे, तो नहीं देंगे। सबकी सबका वोट ऑफ जो है वो नो कॉन्फिडेंस करो। चोरी का वोट है तुम्हारा, तो ये वोट ही नहीं है। जिन्होंने 9 मई से लेके 8 फरवरी तक और 8 फरवरी से लेके आज तक जो एमपीए पर्चे बर्दाश्त कर रहे हैं दहशतगर्दी के, अगवा, बच्चों को तंग किया गया, उनके कारोबार बंद किए गए, उन्होंने इमरान खान को नहीं छोड़ा। तो तुम उनसे क्या कमेटियां वापस ले लोगे तो इमरान खान को छोड़ देंगे, तुम्हारे खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे? तुम्हारे ख्वाब ख्याल है। इस तरीके से तुम उनकी आवाज बंद नहीं कर सकते हो और ना कर सकोगे। तो हम उसकी शदीद मुजम्मत करते हैं और हम स्पीकर साहब के इस रवैये की भी मुजम्मत करते हैं कि आप एक प्रोग्रेसिव स्टांस हमेशा लेके चलने की कोशिश करते हैं। अब आपको क्या हो गया? आपकी आवाज में ये रऊनियत, आपकी आवाज में ये जो एक आपका जो डिक्टेटोरियल किस्म का एटीट्यूड है, किस लिए? सिर्फ एक वजीर आला को खुश करने के लिए, क्योंकि वो तकरीर कर रही थी और उनकी तबीयत को गिरा गुजरा कि लोग आवाज उठा रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि आप जो हैं वो पंजाब के साथ जुल्म कर रहे हैं। नहीं, हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। इन कमेटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक नहीं सारी चली जाए। लोगों ने अपनी सीटें कुर्बान की हैं, तो ये कमेटियों की क्या हैसियत है, इसकी कोई औकात नहीं है। आखिरी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे जो 9 मई के असीर हैं,
पंजाब में, खसूसन लाहौर में, कोट लखपत जेल में और कैंप जेल में। आई मस्ट शेयर विद यू कि उनकी लिविंग कंडीशंस के हवाले से तो यहाँ पूरा साल बैठ के मैं कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आपसे बात कर चुका हूँ। आपको याद होगा कि उनके रहने के हालात कोई नहीं है और उनको जो एक कैदी का हक है वो नहीं दिया जाता है। आज हमारे लिए बड़ी डिस्टर्बिंग न्यूज़ आई है। बहुत से लोग जो 10 महीने या 1 साल या सवा साल वहाँ से गुजार के निकले हैं, उनमें लोगों की डेथ्स होनी शुरू हो गई हैं। अभी तक 9 मई के जो लोग कैंप जेल में और ये जो दूसरी आपकी जेल है कैंप जेल और जो दूसरी आपकी कोट लखपत जेल है, 2 जेलें हैं, कोट लखपत और कैंप, इसमें से साल और 6 महीने सजा गुजारने वाले 6 बंदे 9 मई के केसेस वाले मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार, खसूसन हेपेटाइटिस का शिकार होके वो फौत हो चुके हैं। एक की आज डेथ हुई है। ये अजीब इत्तेफाक है क्या कि वो उनको सजाएं हुई हैं, वो इन जेलों में रहे हैं, हम चीखते रहे हैं कि उनकी कंडीशंस जो है वो ठीक नहीं है, वो इंसान है। आप उनके साथ बहैसियत रियासत, बहैसियत हुकूमत, बहैसियत सरकार ये गैर इंसानी सलूक आप उनके साथ नहीं कर सकते हैं। और मैं आप 6 लोगों के नाम आपको बता देता हूं जो वफात पा गए जेल से आने के बाद। मुजाहिद शाह साहब मरहूम, शेख लतीफ़ साहब, नदीम चौधरी साहब, आबिद मसीह, अब्दुल्ला आलम, इफ्तिखार जट, ये उन लोगों के नाम है जो बाहर आए और मेजॉरिटी हेपेटाइटिस के मरीज़ बताए जाते हैं और वो अपनी जान की बाजी जो है हार गए। हम ये समझते हैं कि रियासत इन बेगुनाह सियासी वर्करों से किस चीज़ का इंतकाम ले रही है, क्या किया है। मोस्टली लोग तो आपने वैसे ही राउंड अप करके पकड़ लिए थे। जो जियो फेंसिंग के अंदर आए, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ नहीं किया। आपको याद है कई साफी बेचारे जो उस दिन वहां पे कवरेज कर रहे थे, कैमरे उठाए हुए थे, फोन पकड़े हुए थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनको भी उठा के ले गए। कई आपके साफी भाइयों को 4-4 दिन, 5-5 दिन वहां पे अंदर रहना पड़ा था। क्यों जी? कि जियो फेंसिंग के अंदर आ गए। तो इसी तरह बहुत से लोगों के बच्चे ऐसे ही बेगुनाह उठाए गए। और आप ये देख लें कि इवेंचुअली ये क्या हो रहा है कि 1 बाय 1 जो है ये डेथ्स वहाँ पे होती जा रही हैं। हम हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत पंजाब से और जो चीफ जस्टिस हैं उनसे भी गैर जानिबदाराना इंक्वायरी का मुतालबा करते हैं। ये बेगुनाह सियासी वर्करों का कत्ल है, क्योंकि जो हालात आपने जेलों में इनके साथ किए, जो लिविंग कंडीशंस आपने इनको दी, उससे ये जिन बीमारियों का शिकार हुए, जेल से निकलते ही इनकी 1 बाय 1 डेथ शुरू हो गई। ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। तहरीक इंसाफ जो है इस पे बिल्कुल चुप नहीं बैठेगी। हम मुतालबा करते हैं कि फ़ौरन जो है ये इंक्वायरी की जाए और जो लोग इसके ज़िम्मेदारान हैं उन सबको सख्त से सख्त सजाएं दी जाए। और इन जो बकाया हमारे सियासी वर्कर मौजूद हैं उनकी कोई कंडीशंस नहीं है। गर्मी के अंदर उनका मतलब है पावर आउटेजेस हैं। इस गर्मी के अंदर पंजाब में आप इमेजिन करें कि जब बिजली नहीं होती, फिर बैरक्स के अंदर बंदे किस तरीके से बड़े भरे हुए हैं, खाने का क्या निज़ाम है। फिर 9 मई वालों के साथ को पता नहीं है दुनिया का कौन सा उनको कैदी समझते हैं। उनके लिए वो सहूलतें भी नहीं हैं। मतलब जो सहूलतें नहीं कहना चाहिए वो हकूक जो बाकी लोगों को मिलते हैं, बाकी कैदियों को मिलते हैं, उनको वो भी नहीं दिए जाते हैं। तो हम ये मुतालबा करेंगे चीफ जस्टिस से भी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी। इन्होंने भी एक कोई कमेटी बनाई हुई थी प्रिजनर्स के हवाले से, जेलों के हवाले से, कि आप इस पे ज़ाती तवज्जो दें। इन बेगुनाहों का खून जो है, इन बेगुनाह सियासी वर्करों का खून, ये कौम, ये अवाम आपकी आस्तीनों पे तलाश करेगी और आप लोग जिम्मेदार होंगे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच।